हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। सभी को नमस्कार। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपका दोस्त राजेश कुमार, जो कि कलश क्लासेस धौलपुर यूट्यूब चैनल पर हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं हम। और जैसा कि हमने कुछ क्लासेज पहले भी डाल रखी हैं, उन क्लासों को आप अवश्य देखें। और उनको देखने के बाद में आप, अगर हमारी क्लास अच्छी लगे आपको, तो हमारी क्लास को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल कलश क्लासेस धौलपुर को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि हमने पहली क्लासें जो पढ़ी हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित, उन क्लासों में कुछ हमारा ज़्यादा अंतराल आ गया है। और अंतराल का जो कारण है, वो रीज़न था हमारा कि हमारी क्लासेस जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसलिए हम अपनी कुछ क्लासों को अपलोड नहीं कर पाए। तो दोस्तों, अब सभी को हमारे इस पावन पर्व दशहरा की और दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखो, जैसा कि भगवान श्री राम ने दशहरे के दिन रावण का वध किया, यानी इस संसार से जो बुराई है, बुराई को दूर किया और एक अच्छाई कायम की। उसी तरह से हम इस पावन पर्व दशहरे के शुभ अवसर पर हम देखें और अपने अंदर जो भी बुराइयां हैं, उन बुराइयों को दूर करें और अपना जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जुट जाएं, तन मन और धन से। तभी तो हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा। और लक्ष्य को प्राप्त करके हम अपनी किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी तो आपको यही सुझाव है कि हम आज से ही अपने अंदर जो भी बुराइयां हैं, उन बुराइयों को मार कर और अपनी अच्छाइयों को कायम रखें। और अपना जो हमारी पढ़ाई या हमारा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहें और सफलता पाने की कोशिश करें। और अगर हम सफलता प्राप्त करेंगे तो हमें दुनिया जानेगी। तो दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है कि सफलता मिले या ना मिले, सफलता मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है, लेकिन कोशिश न करे ये गलत बात है। तो दोस्तों, सभी इस दशहरे के पावन पर्व और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर रहें और प्रयासरत रहें। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कुछ क्लासें जो पढ़ी हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित, उन हिंदी व्याकरण की क्लासों को हम पढ़ेंगे और उसी तरह से हम जारी रखेंगे क्लासों को। तो आज हमारा जो क्लास का रूटीन रहेगा, वो हमारा क्लास है संधि। कौन सी क्लास है सर दोस्तों? संधि। तो दोस्तों, जो संधि है, संधि शब्द का अर्थ क्या होता है, संधि शब्द की परिभाषा क्या होती है? जैसा कि दोस्तों, हमारा जो शरीर होता है, मानव शरीर होता है, उस मानव शरीर में जगह जगह जॉइंट होते हैं, यानी क्या होता है? जुड़ाव होता है। उसी तरह से जो हमारे वर्ण होते हैं, वर्णों को मिलाना या जो वर्ण जहाँ पर मिलते हैं, जुड़ते हैं, उस स्थान को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उसी तरह से जैसे कि हमारा संधि शब्द है, पहले हम संधि शब्द की परिभाषा जानेंगे और उसके बाद हमारी संधि के कितने प्रकार होते हैं, उन प्रकारों को जानेंगे। और साथ ही साथ में हम व्याख्या सहित, उदाहरणों सहित हम अपनी संधि को पूरा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपनी संधि की परिभाषा को जानते हैं। तो दोस्तों, संधि किसे कहते हैं? संधि। तो जैसा कि दोस्तों, हम संधि दो प्रकार से लिखते हैं और आपसे मेरा कहना है कि एक संधि इस तरह से लिखते हैं और एक संधि इस तरह से लिखते हैं। तो इन दोनों शब्दों में हमारे संधि और संधि में कौन सा शब्द शुद्ध है, यानी कौन सा सही है? तो दोस्तों, बात करें हमारे संधि और संधि, जो दोनों ही शब्द शुद्ध हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक शुद्ध कौन सा है, तो सर्वाधिक शुद्ध कौन सा है? संधि। यानी जो अनुस्वार युक्त जो शब्द होते हैं, तो वे शुद्ध, सर्वाधिक शुद्ध माने जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा संधि यानी कह सकते हैं हमारी जो वर्णमाला है, वर्णमाला के जो पंचम वर्ण होते हैं, उन पंचम वर्णों के स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग करते, जैसा कि मैंने पिछली क्लासों में मैंने बताया है और पूरा व्याख्या सहित बताया है। आप उन क्लासों को लीजिए और सभी शुद्धि अशुद्धि वगैरह जो भी है, उन चीज़ों को मैं साथ ही साथ में बताता जाऊंगा। तो दोस्तों, हमारी संधि है, हर परीक्षा हो, चाहे कोई सी भी परीक्षा हो, हमारी जो प्रतियोगी परीक्षा होती हैं,
उन प्रतियोगी परीक्षाओं में संधि जो शब्द होते हैं वे एक न एक शब्द जरूर आता है। तो दोस्तों दो प्रकार से हमारे संधि के शब्द आते हैं, यानी हमारा दो प्रकार कौन सा है, एक तो संधि करने के लिए, एक विच्छेद करने के लिए। एक संधि करने के लिए, एक विच्छेद करने के लिए। तो दोस्तों संधि किसे कहते हैं और विच्छेद किसे कहते हैं? तो सीधा का सीधा शाब्दिक अर्थ लिया जाए, संधि का अर्थ होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना, या हम कह सकते हैं मिलाना, जोड़ना या मिलाना। और दोस्तों जो विच्छेद है उसको हम कहते हैं अलग अलग करना। क्या कहते हैं? अलग अलग करना। तो संधि और विच्छेद इन दोनों चीजों को हम एक साथ में ही पढ़ते हैं, और जहां पर वर्णों को एक एक अर्थात जोड़ा जाता है उसको तो हम संधि कहते हैं, और जहां वर्णों को अलग अलग किया जाता है, उनको टुकड़े किए जाते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विच्छेद कहते हैं। इस तरह से हमारा मिलकर जो शब्द बनता है वो बनता है संधि विच्छेद। क्या बनता है दोस्तों? संधि विच्छेद। तो संधि का अर्थ होता है जोड़ना, और विच्छेद का अर्थ होता है अलग अलग करना या हटाना। अलग अलग करना या टुकड़े करना। तो टुकड़े करना या अलग करना विच्छेद होता है, और संधि का अर्थ होता है जोड़ना। तो दोस्तों विच्छेद का अर्थ होता है बिछुड़ना, यानी जो वर्ण होते हैं, जो शब्द होते हैं, उनको अलग अलग करना, बिछुड़ाना, अलग अलग करना। तो क्या कहलाता है? हमारा विच्छेद कहलाता है। उसी तरीके से हम संधि और विच्छेद को एक साथ में ही पढ़ेंगे, और एक साथ में पढ़ते हुए हम व्याख्यात्मक रूप से उन चीजों को देखेंगे। तो दोस्तों हम देखते हैं संधि। सबसे पहले हम क्या देखें? संधि शब्द को समझेंगे, और संधि की परिभाषा समझेंगे, और संधि किस तरह से अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में आती है। जो संधि शब्द होते हैं वे, उन चीजों को हम देखते हुए चलेंगे। तो दोस्तों हम देखते हैं संधि। इसको देखें संधि। तो दोस्तों संधि किसे कहते हैं? यानी हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से हुए विकार को क्या कहते हैं दोस्तों? संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के मिल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार होता है, और विकार होने से जो अलग अलग शब्द होते हैं उनको मिलाया जाता है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो दोस्तों संधि और विच्छेद जो दो शब्द होते हैं, तो संधि और विच्छेद, यानी जैसा कि यहाँ पर संधि क्या होती है? दो या दो से अधिक वर्णों के मिल से हुए उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो दोस्तों ये तो है हमारी संधि की परिभाषा। क्या होती है संधि की परिभाषा? यानी दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से, किसको? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से हुए विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो किसको कहते हैं? संधि। तो ये हमारी संधि रही। जैसा कि अब हम देखते हैं कि जो संधि कितने प्रकार के होते हैं, यानी संधि के भेद। क्या है दोस्तों? संधि के भेद। तो हमारे जो संधि के भेद होते हैं वो दो होते हैं, तीन होते हैं मित्रों। कितने होते हैं? तीन। यानी संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहली है स्वर संधि। कौन सी मित्रों? स्वर संधि। उसी तरह से हमारी दूसरी होती है व्यंजन संधि। कौन सी दोस्तों? व्यंजन संधि। यानी पहली है स्वर संधि और दूसरी है व्यंजन संधि, और तीसरा अपना जो भेद आता है वो आता है विसर्ग संधि। क्या आता है? विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि अपनी इस तरह से हमारे जो हिंदी की जो संधियां होती हैं वे कितनी होती हैं? तीन प्रकार की होती हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरी है विसर्ग संधि। तो इस तरह से दोस्तों हम तीनों को एक एक करके हम पढ़ेंगे और उनके भेदों को भी पढ़ेंगे,
और किस तरह से हमारे शब्द, वो स्वर और वर्ण मिलेंगे और उनके मिलने से जो विकार होगा उसको हम किस तरह से संधि करेंगे और कैसे हम विच्छेद करेंगे, उन दोनों ही प्रक्रिया को हम एक अच्छे तरीके से, बहुत ही गहन तरीके से हम इन चीजों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि सबसे पहले हमारी आती है स्वर संधि। कौन सी आती है मित्रों? स्वर संधि। कौन सी? स्वर संधि। जैसा कि हमारे शब्द से ही पता चल रहा है कि स्वर संधि किसे कहते हैं, तो स्वर संधि किसे कहते हैं दोस्तों? यहाँ पर निश्चित है कि दो या दो से अधिक स्वरों का मेल होगा और उनके मिलने से जो विकार होगा उसे हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहते हैं दोस्तों। तो देखिए, जैसे दोस्तों हम इसको लिखते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से हुए विकार को स्वर संधि कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं दोस्तों? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। तो जो हमारी स्वर संधि होती है, तो इसमें दो या दो से अधिक हमारे स्वर होंगे, उन स्वरों का मेल होगा और उन स्वरों के मेल से हमारी स्वर संधि होगी। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे स्वर संधि की ये परिभाषा देते हुए हमने इसकी परिभाषा को समझा और परिभाषा को जानने के बाद अब हम देखेंगे स्वर संधि के भेद। क्या देखेंगे दोस्तों? स्वर संधि के भेद। क्या देखेंगे मित्रों? स्वर संधि के भेद। तो हम देखते हैं स्वर संधि के भेद। जी, हमारी पहली संधि है, कौन सी है? स्वर संधि के भेद। हमारी जो स्वर संधि होती है उसके मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं मित्रों? 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। 5 प्रकार की होती है स्वर संधि। तो पहली हमारी जो होती है इन पांचों में दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ संधि। दूसरी होती है हमारी गुण संधि। कौन सी दोस्तों? गुण संधि। और तीसरी होती है वृद्धि संधि। क्या होती है? वृद्धि संधि। चौथी कौन सी होती है मित्रों? वृद्धि के बाद आती है यण संधि। कौन सी? यण संधि। यण संधि। और हमारी जो अंतिम है और 5वीं संधि है वो है अयादि संधि। कौन सी मित्रों? अयादि संधि। जैसा कि स्वर संधि हमारी होती है, तो हमारे हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं, वे स्वर कितने होते हैं मित्रों? हमारे जो मूल स्वर और कुल स्वर, यानी मूल स्वर हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं दोस्तों? तो दोस्तों कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? केवल 4 ही अपने क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं। कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर? 4 होते हैं। और 4 मूल स्वर कौन से होते हैं? छोटा आ, ई, उ और री। ये हमारे 4 वर्ण होते हैं। भी कौन से? तो मूल स्वर कहते हैं, या हम इनको कह सकते हैं मुख्य स्वर। क्या कह सकते हैं? मुख्य स्वर या मूल स्वर। तो मूल स्वर क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि हमारे जो अन्य स्वर हैं इन्हीं के मिलने से बनते हैं। और दूसरे जो हमारे शब्द हैं, यानी कुल स्वर होते हैं, वे हमारे कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो 4 तो ये रहे मित्रों, और हमारे 7 होते हैं। तो ये तो 4 तो हमारे मूल स्वर हैं। और हमारे जो और होते छोटो आ, हम सभी को लिखेंगे एक साथ में। आ, ई, ओ, उ। और इसके बाद में आता है री, ऋषि वाला। कौन सी? री, ऋषि वाला। और इसके बाद में आता है छोटी ए, बड़ी ए और छोटा ओ, बड़ा ओ। तो हमारे ऊपर है 7 ऊपर है, नीचे 4 है। और हमारे जो स्वर होते हैं कुल कितने? हमारे
कुल कितने स्वर होते हैं, या मुख्य स्वर कहे या कुल स्वर कहे, कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो ये हमारे 11 स्वरों से ही हमारी जो संधि होती है पांचों, यानी स्वर संधि होती है, स्वर संधि का निर्माण होता है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि किस तरह से हमारी स्वर संधि का मेल होता है और उनके मिलने से हमारी स्वर संधि बनती है। कौन कौन से स्वर हैं, ये हमारे 11 स्वर हैं। कौन कौन से हैं, हमारे 11 स्वर हैं, जिसमें हमारे संयुक्त स्वर भी आ जाते हैं और जिसमें हमारे मूल स्वर भी आ जाते हैं। तो दोस्तों इनमें हमारे मूल स्वर और संयुक्त स्वर कौन से हैं, एक हमारा ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक वाला, ये 4 वर्ण हैं हमारे। ये क्या है, हमारे मूल स्वर है। और इनके जो अलावा जो बचे हुए स्वर है उनको क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं, संधि स्वर कहते हैं। कौन से कहते हैं, संधि स्वर। संधि स्वर क्यों कहते हैं मित्रों, जैसे कि हम संधियों को पढ़ रहे हैं, संधियों मिलाकर, कितने, मिलाकर 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बने हुए जो वर्ण होते हैं उनको क्या कहते हैं, संधि स्वर कहते हैं। यानी मूल वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं वे हमारे क्या होते हैं, मूल संधि स्वर या संयुक्त स्वर होते हैं। तो इसके अलावा हमारे 1 2 3 4 5 6 7 जो 7 बचे हैं वे क्या है, हमारे संयुक्त स्वर है, यानी मूल स्वर या संयुक्त, या हम इसको कह सकते हैं संधि, संधि स्वर भी कह सकते हैं। तो मूल स्वर 4 और संधि स्वर 7, तो कुल कितने हो गए, 11 हो गए। और मूल कौन से होते हैं, अ ई उ और री, ये हमारे क्या है, मूल स्वर है। 4 तो ये मूल स्वर है। और इसके अलावा हमारे जो बचे हुए हैं, और वो कौन कौन से बचे हुए हैं दोस्तों, जैसे कि बड़वा, ई उ और ए, आई, आ, ओ और औ। जैसे 2 2 4 2 6 1 7, तो कितने हो गए हमारे, ये 7 हमारे संधि स्वर या संयुक्त स्वर है और मूल स्वर हमारे 4 है। इन्हीं के मिलने से हमारी जो संधि होती है, स्वर संधि का निर्माण होता है। तो दोस्तों देखते हमारे स्वर भी कितने होते हैं, इनको 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है सजातीय, क्या है, सजातीय, एक कहते हैं हम विजातीय, सजातीय और विजातीय। तो सजातीय का अर्थ क्या होता है, सजातीय स्वर कौन से होते हैं, वे स्वर जो एक ही जाति या एक जैसे स्वरों के मिलने से बनते हैं, वे कौन से होते हैं, सजातीय स्वर। जैसे कि हम देख रहे हैं कि बड़वा और जी ई और उ, ये हमारे क्या है, सजातीय स्वर है। क्या है दोस्तों, सजातीय स्वर। वो सजातीय स्वर क्यों है, क्योंकि जैसे कि हम बड़े आ को देख लें तो बड़ा हमारा निश्चित है कि हम जान सकते हैं कौन कौन से स्वरों के मिलने से बनता है, इनके मिलने से, यानी एक ही जाति के मिलने से बनता है। इधर बड़ा भी आ सकता है, इधर भी बड़ा आ सकता है, लेकिन बनता है बड़ा। यानी एक ही जाति से जो मिले हुए वर्ण होते हैं, जो स्वर होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, सजातीय स्वर कहा जाता है। और इसके अलावा हमारे बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, इनके मिलने से क्या बनते हैं, सजातीय स्वर, आ, ई और उ। ये क्या हमारे सजातीय स्वर हैं। इसके अलावा जो बचे हुए जो वर्ण है, हमारे जो स्वर हैं, वे कौन से, विजातीय स्वर है। यानी बने तो हैं, उनको स्वर माना गया है, लेकिन वे कैसे, विजातीय है, यानी अलग अलग वर्णों से या अलग अलग स्वरों के मिलने से बनते हैं ये स्वर। तो दोस्तों हम देखते हैं, सबसे पहले हम कौन सी संधि को देखें, दीर्घ संधि को। कौन सी क्यों, दीर्घ संधि को। तो दीर्घ संधि के साथ साथ हम सजातीय और विजातीय स्वर है उनको साथ में ही मैं बताता जाऊंगा। जब हम गुण संधि को पढ़ेंगे और अयादि संधि को पढ़ेंगे, वृद्धि संधि को पढ़ेंगे, तो इनके साथ में हम इन चीजों को भी जानते हैं। जैसा कि विजातीय हम यहीं पर समझ लेते हैं एक बार, जैसा कि ए है, क्या है, ए। तो ए का निर्माण कौन कौन से वर्णों से मिलकर हुआ है, ए का निर्माण कौन कौन से वर्णों से मिलकर होता है, जिसको हम पढ़ेंगे। ओ का निर्माण कौन कौन से वर्णों से मिलकर हुआ है, उसको भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम इसी प्रक्रिया के तहत हम देखते हैं कि हमारी जो संधियां हैं इनको पढ़ते जाएंगे। तो हम जो हमारी संधियां हैं उसको हम पहले
एक छोटे से रूप में एक उसका प्रारूप देखते हैं कि कौन कौन सी संधि है हमारी, जो स्वर संधि 5 वे कैसे कैसे बनेंगी और कौन कौन से वर्ण हैं। तो एक बार हम एक ही क्लास में इनको देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम विस्तार से वर्णात्मक शैली में इसको हम बाद में देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम हमारी जो दीर्घ संधि है उसको देखेंगे और समझेंगे। तो देखते हैं जो दोस्तों हम यहीं पर एक बार में हम समझते हैं कि स्वर संधि के जो 5 भेद हैं उनको 5 भेदों को ही पर समझेंगे, जैसे कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और कौन सी है, यण संधि और आयादी संधि, यानी ये 5 भेदों को हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं दीर्घ संधि। वैसे दोस्तों हम देखें कि दीर्घ का अर्थ क्या होता है। दीर्घ यानी बड़ी, कौन सी, बड़ी। बड़ी संधि नहीं कहेंगे, बड़ी संधि नहीं, दीर्घ का अर्थ होता है बड़े स्वरों के, जो बड़े स्वर है, यानी हमारे जो मूल स्वर होते हैं 11 उनमें से बड़े स्वर कौन कौन से हैं, यानी सजातीय स्वर कौन कौन से हैं उनको हम देखेंगे, और उन सजातीय वर्णों से हमारे जो वर्ण होंगे यानी दीर्घ संधि बनेगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं हमारे सजातीय स्वर है कौन कौन से, जिनसे मिलकर हमारी आयादी संधि बनेगी। कौन सी बनेगी, सॉरी, दीर्घ संधि बनेगी। तो दीर्घ संधि में हमारे जो सबसे पहले, जैसे कि छोटा आ के बाद छोटा आ जाए, फिर भी क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, यानी छोटो आ और छोटो आ मिले जहां पर, और उनके मिलने से संधि होने पर एक नया वर्ण बने, यानी उसमें एक विकार आए और उनसे एक नया शब्द बने, और उन शब्दों को कहते हैं जैसे आ और अ दोनों को मिलाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पर भी छोटा आ हो और इसके बाद में भी बड़ा आ हो, फिर भी क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। कौन सा बनेगा, बड़ा बनेगा। और यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ पर भी बेशक तो बड़ा आ जाए और यहाँ पर छोटा आ जाए, लेकिन बनेगा बड़ा। कौन सा बनेगा, बड़ा। जैसे इसी प्रकार से यहाँ पर भी बड़ा आ जाए और यहाँ पर भी इधर बड़ा आ जाए, लेकिन बनेगा क्या, बड़ा आ बनेगा। तो निष्कर्ष से हम कह सकते हैं कि प्लस से पहले भी छोटा आ हो और प्लस के बाद में भी क्या हो, बड़ा हो। इसी तरह से हमारा जो धन है, धन का निशान या प्लस का निशान है, इससे पहले भी आ हो छोटा और इसके बाद में भी बड़ा हो, दीर्घ आ हो, लेकिन बनेगा हमारा दीर्घ आ। उसी तरह से यहाँ पर चाहे दीर्घ आ हो या यहाँ पर लघु आ हो, लेकिन बनेगा बड़ा दीर्घ आ। इसी तरह से यहाँ पर भी चाहे दीर्घ आ हो या यहाँ पर भी दीर्घ आ हो, लेकिन बढ़ेगा क्या बनेगा, दीर्घ आ। यानी जिन वर्णों के मिलने से, सजातीय वर्णों के मिलने से, यानी एक जैसे वर्णों के मिलने से जो हमारे नया वर्ण बनेगा, जो दीर्घ वर्ण बनेगा, उस दीर्घ वर्ण के बनने पर ही इसका नामकरण क्या हुआ है, दीर्घ संधि हुआ है। तो दोस्तों देखते हैं, ये हमारे वर्ण हैं, इन वर्णों के मिलने से जो एक वर्ण हमारा क्लियर होता है वो है दीर्घ आ। कौन सा है, दीर्घ ए। तो दीर्घ अ हमारा इस तरह से मिलकर बनता है। इसी तरह से हम देखते हैं हमारा एक और जो सजातीय वर्णों से मिलकर बनता है दीर्घ, वो कौन सा वर्ण है, दीर्घ वर्ण, वो आता है हमारा बड़ी ई, मतलब यानी दीर्घ ई। तो उसी तरह से जैसे हमारा दीर्घ अ का निर्माण हुआ, उसी तरह से हमारे दीर्घ ई की निर्माण होगा। तो देखते हैं हम दोस्तों, यहाँ पर चाहे हमारा जो प्रथम पद होगा इसके बाद में भी छोटी हो, लेकिन बड़े बनेगी दीर्घ ई। कौन सी बनेगी, दीर्घ। यहाँ पर भी छोटी ई हो और इसके बाद में बड़ी ई हो, लेकिन बनेगी दीर्घ ई। उसी प्रकार हमारी इधर भी बड़ी ई हो, यहाँ पर भी छोटी या लघु ई हो, लेकिन बनती है हमारी दीर्घ ई। उसी प्रकार इधर भी चाहे दीर्घ ई हो, लेकिन इधर भी दीर्घ ई हो, लेकिन बनेगी हमारी दीर्घ ई। तो इस तरह से चाहे इधर और उधर
चाहे दीर्घ हो या लघु हो या लघु हो या दीर्घ हो या दीर्घ दीर्घ हो, इन चाहे कैसे भी वर्ण बने लेकिन बनेगा अपना दीर्घ वर्ण। और इस तरह से दीर्घ वर्ण के मिलने से हमारी दीर्घ संधि का निर्माण होता है दोस्तों। तो देखें दोस्तों, ये तो हमारा दूसरा वर्ण कौन सा है, ई वर्ण, यानी एक तो दीर्घ अ और दीर्घ ई, वो दीर्घ ई हो गई। इसी प्रकार हमारा एक और वर्ण होता है जो दीर्घ वर्ण होता है, जिसको हम कहते हैं बड़ा ऊ या दीर्घ ऊ। कौन सा, दीर्घ ऊ। तो इसको हम देखते हैं कि दीर्घ ऊ कैसे बनता है और किस प्रकार कौन कौन से वर्णों से मिलकर बनता है। यानी बनेगा तो हो, लेकिन वो कैसे बनेगा कि लघु हो या दीर्घ हो, लेकिन सजाती वर्ण होने चाहिए, मतलब एक जैसे वर्ण हुई हो, उनके मिलने से हमारी जो दीर्घ वर्ण बनेगा उससे हमारी दीर्घ संधि का निर्माण होता है या बनती है। तो देखते हैं हम दोस्तों कि इधर भी चाहे छोटा या दीर्घ लघु ऊ हो और इधर भी लघु ऊ हो, चाहे इधर दीर्घ ऊ हो या इधर लघु ऊ हो, चाहे इधर भी दीर्घ ऊ हो और इधर लघु ऊ हो, चाहे इधर भी दीर्घ हो चाहे इधर भी दीर्घ हो, लेकिन हमारा जो वर्ण बनेगा वो कैसा वर्ण बनेगा मित्रों, दीर्घ बनेगा। कौन सा बनेगा, दीर्घ बनेगा। कौन सा बनेगा, दीर्घ ऊ बनेगा। इसीलिए हम इस संधि का नामकरण क्या करते हैं, दीर्घ संधि करते हैं। तो हमारे ये तीन वर्ण हैं, तीन वर्णों के मिलने से हमारी दीर्घ संधि का निर्माण होता है मित्रों। तो इसी प्रकार हमारी जो अगली संधि होती है दीर्घ के स्थान पर आती है गुण संधि। कौन सी है, गुण संधि। कौन सी मित्रों, गुण। हमारे जो गुण संधि है वो गुण संधि का निर्माण कैसे होता है उसको हम पहले छोटे रूप में देखें, फिर विस्तार से बाद में हम एक एक संधि को उदाहरणों सहित समझेंगे। और दोस्तों देखते हैं हमारे गुण संधि, हमारी जो 11 स्वर होते हैं या 11 वर्ण होते हैं हमारे स्वर, उन 11 वर्णों में से कौन कौन से वर्णों में दीर्घ संधि होती है मित्रों। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे जो गुण संधि वाले वर्ण होंगे वे हैं ए, ओ और आरव। ए, ओ और आरव, ये हमारे क्या है, गुण संधि को बनाने वाले वर्ण हैं। कौन से, गुण संधि को बनाने वाले वर्ण है दोस्तों। तो किस प्रकार से हमारे इन गुण वर्णों का निर्माण होगा उनको देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ए वर्ण। जो हमारा ए वर्ण है, ए वर्ण का निर्माण कैसे होगा उसको देखेंगे कि छोटा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आ जाए, लेकिन बनेगी हमारी ए बनेगी, यानी लघु ए बनेगी। इसी प्रकार से इधर भी देखो दोस्तों, छोटा और बड़े आ के बाद भी चाहे बड़ी ई या छोटी आ जाए लेकिन बनेगी ए। तो इसी प्रकार से हमारे आ के बाद ई आए तो ए वर्ण का निर्माण होता है। इसी प्रकार से ओ वर्ण है, यहाँ से छोटा आ और बड़ा आ के बाद कौन सा आ जाए, छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ जाए, लेकिन बनता है हमारा छोटा ओ। कौन सा बनता है, ओ बनता है। इसी तरह से हमारे इस आ के बाद री आए तो क्या बनता है, हमारा अर बनता है। तो इस तरह से हमारे इन गुण वर्णों का निर्माण होता है और इनसे मिलने से हमारी गुण संधि बनती है दोस्तों। उसी तरह से हमारी अगली संधि आती है मित्रों तीसरे नंबर की, और वो संधि है अपनी वृद्धि संधि। कौन सी मित्रों, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि है। तो हमारे जो वृद्धि संधि बनाने वाले जो वर्ण हैं उनको हम देखते हैं कौन कौन से। हमारे मात्र हमारी जो वर्णमाला है यानी हमारे जो स्वर हैं उनमें दो ही वर्ण है, और दो वर्ण कौन से हैं, एक आई और औ। आई और औ। तो आई का निर्माण कैसे होता है, औ का निर्माण कैसे
होता है मित्रों। तो देखें जो दोस्तों आ के बाद या तो छोटी ए आ जाए या बड़ी ए आ जाए, लेकिन बनेगी हमारी दीर्घ आई। क्या बनेगी? आई बनती है। उसी प्रकार औ का निर्माण जो होता है, आ के बाद क्या आ जाए? ओ और औ आ जाए, ओ और औ आ जाए तो हमारा क्या बनता है? औ का निर्माण होता है। इस तरह से हमारी जो वृद्धि संधि है वो वृद्धि संधि का निर्माण होता है। तो दोस्तों हमारे ए, आई और औ ये हमारे क्या है? वृद्धि वर्ण है। और इसी तरह से हमारी अगली संधि आती है यण संधि। कौन सी आती है मित्रों? यण संधि, जो चौथे नंबर की होगी यण संधि। जो हमारी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला है, उस हिंदी वर्णमाला में हमारे जो यण वर्ण है, वे यण वर्ण कौन कौन से हैं उन यण वर्णों को हम देखेंगे। और हमारे यण वर्ण हैं वो होते हैं य, र और व। एक दोस्तों हमारा होता है ल, मतलब यर लव होता है। लेकिन जो ल वर्ण होता है उस वर्ण से हमारी यण संधि का निर्माण हिंदी में नहीं होता है। ये ल चलता है, वो कौन सी में? हमारी संस्कृत भाषा में चलता है। तो इसकी हम संधि नहीं करते हैं। और जो हमारी यण संधि है उस यण संधि को भी नहीं करते हैं इस लय में। और हमारे जो तीन वर्ण रह जाते हैं य, र और व, इन तीनों वर्णों से कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। लेकिन बनते कैसे हैं ये तीनों वर्ण? तो मित्रों जैसे ई यानी छोटी ई हो या बड़ी हो, उसके बाद कोई असमान स्वर आ जाए, उसी तरह से ऊ के बाद छोटा ऊ और बड़े ऊ के बाद क्या आ जाए? असमान स्वर आ जाए और बचता है हमारा ये ऊ के बाद कोई असमान स्वर जाए तो वो बनता है। उसी तरह से हमारा री के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्या बनता है? अर का निर्माण होता है। तो तीनों में हम क्या लिखेंगे? असमान स्वर। क्या लिखेंगे? असमान स्वर। असमान स्वर से क्या आशय है? असमान स्वर से आशय है मित्रों कि ऐसे इन एक जैसे वर्णों का मेल नहीं हो, इनके अलावा कोई अन्य वर्ण आ जाए तो क्या होता है? असमान स्वर होता है। तो इससे तो बनता है दोस्तों हमारा य, और दोस्तों इससे बनता है हमारा व, और इससे बनता है मित्रों हमारा अर। क्या बनता है दोस्तों? अर। तो इनके मिलने से हमारे इन वर्णों का मेल होता है, यानी हमारे यण वर्णों का निर्माण होता है। कौन से वर्ण? यण वर्णों का निर्माण होता है मित्रों। उसी प्रकार से हम जो अगली संधि है हमारी वो है अयादी संधि। कौन सी है दोस्तों? पांचवी है अयादी संधि। कौन सी है? अयादी संधि। तो जो अयादी संधि है वो कैसे बनती है, किस प्रकार से बनती है, कौन कौन से वर्णों से मिलकर बनती है, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे जो एच वर्ण कहते हैं, एच वर्ण अयादी वर्ण होते हैं, वे कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों हमारे आव, आय, आव और आय, ये हमारे क्या होते हैं? एच वर्ण होते हैं। और इनको एच वर्ण कौन कौन से वर्णों से मिलकर बनते हैं, ये कौन कौन से हैं देखें दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं छोटे ओ, और यहाँ पर ए, और यहाँ पर देखते हैं बड़ा औ, और यहाँ पर देखते हैं मित्रों आई। यानी ओ, ए और औ, आई, इन वर्णों के बाद कोई असमान स्वर आए, कोई असमान स्वर आए, और असमान स्वरों के मिलने से क्या होता है हमारा? ओ के बाद आए तो अव बनता है, ए के बाद आए तो अय बनता है, औ के बाद आए तो आव बनता है, आई के बाद आए तो आय बनता है। इस तरह से हमारे जो एच वर्ण है यानी अयादी संधि को बनाने वाले जो वर्ण है उनका निर्माण होता है। मित्रों इसके लिए एक सूत्र भी होता है इनको याद रखने के लिए, और वो होता है एचो अय वाया व, एचो अय वाया व, यानी एच वर्ण। कौन से एच वर्ण? कौन कौन से हैं?
अब देखो यहाँ पे देखें, ये यहाँ पर क्या बन रहा है, आया, क्या बन रहा है, आया बन रहा है। अब इसके बाद में ये क्या बन रहा है, अब बन रहा है, क्या बन रहा है, अब। यहाँ पर देखें आया, और यहाँ पर यहाँ पर छिपा हुआ तो अब बन गया। अब क्या बनता है, आया, क्या बनेगा, आया, और यहाँ पर बनता है आब, क्या बनता है, आब। तो इस तरह से हमने एक छोटे से रूप में, संक्षिप्त रूप में हमने अपनी जो संधि थी, यानी 5 संधियां थी, उसको समेट कर समझ लिया है। और इसके बाद में हम विस्तार से पढ़ेंगे, और हमारी जो 1 नंबर यानी स्वर संधि का जो हमारा पहला भाग था वो कौन सा था, दीर्घ संधि। कौन सी मित्रों, दीर्घ संधि थी। उस दीर्घ संधि को हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, बड़े विस्तार के साथ, उदाहरणों के साथ में भी, विस्तार और उदाहरणों के साथ में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमारी जो क्लासें होंगी वो निरंतर, मेरा प्रयास रहेगा कि सुचारू रूप से कंटिन्यू चलेंगी और बड़े ध्यान से समझेंगे। और हमारी जो आगे आने वाली क्लास है, अगर उस क्लास में आप देखने के बाद जो हमारी ये वाली क्लास है उसको देखें, और जो आपके सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में दें। और हमारी जो अन्य वीडियो है वो हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें हमारे उन वीडियो की लिंक डली हुई है, और वहाँ से हमारी वीडियो को देख सकते हैं और अपनी हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयत्न कर सकते हैं। और दोस्तों सभी को एक बार फिर कलश क्लासेज यूट्यूब चैनल धौलपुर की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आपका दोस्त राजेश कुमार सभी से आशा करता हूं कि इस दशहरे के पावन पर्व पर और हमारे दीपावली के शुभ अवसर पर सभी को ढेर का सारी शुभकामनाएं। और सभी एक साथ में हमारे जो दोस्त हैं वे सभी को मैं आशा करता हूं कि अपने घरों में और जहां कहीं भी है, अपने दफ्तरों में, वहां पर खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो सभी को राधे राधे, नमस्कार, गुड नाइट, थैंक यू।